हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। मैं मोहित पासवान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 जनवरी 2021 की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर उसको। इस डेली करंट अफेयर सीरीज़ में हम जो उस दिन का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होता है उसको हम डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके साथ ही हम कुछ अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखते हैं, जिससे कि हम जो स्टैटिक पोर्शन है जीके का उसको कवर करते हैं ताकि चीज़ें याद रहें। ये जो करंट अफेयर ये सभी वनडे एग्ज़ाम, सभी एक दिवसीय परीक्षाएं लाइक एसएससी की, रेलवे की, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी और टेट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। और ये जो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले जो हमारे कल के पुराने जो प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन थे उनके आंसर से करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन था, भारतीय रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब ये भारत जो भी है फ़िलहाल जो भारत संघ है ये पहले बहुत सारी छोटी और बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। तो इन सब को एक जगह मिलाकर ही इस भारतीय या भारत संघ का निर्माण किया गया है। तो उसके निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किसका है, या फिर अगर बात करें तो उन सब को मिलाने के लिए, सभी रियासतों को सम्मिलित करने के लिए जो एक रियासती मंत्रालय बनाया गया था, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो इन सभी रियासतों को भारत संघ में मिलाना है, तो वो किसके नेतृत्व में बनाया गया था या उसका हेड कौन था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही रियासती मंत्रालय का प्रमुख बनाया गया था और उन्हीं के नेतृत्व में ये काम किया गया था और भारत संघ को बनाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हमारा एक प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन था, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। किस देसी रियासत को भारत संघ में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से मिलाया गया था? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों को। जब मोस्टली सभी रियासतों को भारत में मिला लिया गया था तब भी कुछ ऐसी रियासतें थीं जो रह गई थीं, जैसे जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद। ये ना तो भारत में मिली थी और ना ही पाकिस्तान में मिली थी। तो इनको भारतीय संघ में शामिल करना एक ही बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा था। तो हालांकि इन तीनों रियासतों को भी बाद में भारत संघ में मिला लिया गया था। तो इस प्रश्न में जो पूछा गया है वो पूछा गया कि पुलिस कार्यवाही के माध्यम से कौन सी रियासत को मिलाया गया था? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो हैदराबाद की रियासत थी उसको पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत संघ में मिलाया गया था, क्योंकि ये 3 ही रियासत थी जो लास्ट में रह गई थी और इनको मिलाने का काम ही कठिन लग रहा था। तो इन तीनों को भी मिला लिया गया। तो हैदराबाद की जो रियासत थी उसको पुलिस कार्यवाही के माध्यम से मिला लिया गया। और अगर जूनागढ़ की रियासत की बात करें तो इसको जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या थी वो ज़्यादातर हिंदू थी और वो भारत में मिलना चाहती थी। तब यहाँ पे वोटिंग करा के इसको भारत में मिलाया गया। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके ही मिलाया गया था। जो यहाँ के महाराजा थे हरि सिंह, तो उन्होंने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत संघ में मिला लिया गया था। इसके बाद जो हम देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों पे, तभी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और जिनका अपने ऊपर कंट्रोल होता है वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसके बाद चलो देखते हैं
जो आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश की समेरु नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो समेरु नामक जो ज्वालामुखी है ये किस देश की है जिसमें विस्फोट हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित ये सेमरू ज्वालामुखी, इसमें विस्फोट हुआ है। हालांकि इसमें कुछ टाइम पहले भी विस्फोट हुआ था, दिसंबर 2019 में जो देखा गया था। तो इसका सही आंसर हो गया इंडोनेशिया। अगर बात करें कि इसमें और भी कुछ ज्वालामुखी हैं तो यहाँ पे इंडोनेशिया की कुछ मुख्य ज्वालामुखी जैसे मेरापी ज्वालामुखी है, सिनाबंग ज्वालामुखी है आदि हैं। अगर बात करें कुछ ज्वालामुखी के स्टैटिक पोर्शन की तो इस टॉपिक से, तो ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी। तो ये जो समेरु है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका मतलब ये है कि ये समय समय पर एक्टिव होती रहती है। जैसे दिसंबर 2019 में इसमें विस्फोट हुआ था और फिर अब फिलहाल में वर्तमान में इसमें विस्फोट होगा और इसमें इन फ्यूचर भी कभी भी विस्फोट हो सकता है। अगर बात करें शांत ज्वालामुखी की तो उन केवल एक ही बार लाइफ में उनमें बस एक ही बार विस्फोट होता है, उसके बाद उनमें कभी विस्फोट नहीं होता। और जो क्रेटर झील बनती है वो शांत ज्वालामुखी में बनती है। अगर बात करें सुषुप्त ज्वालामुखी की तो सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसी होती हैं कि जिनमें जैसे कोई विस्फोट हो गया तो उसमें बहुत लंबे टाइम तक कोई विस्फोट नहीं होता है, उसके बाद अचानक कुछ बहुत सारे वर्षों के बाद उसमें विस्फोट होने की पर संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि वन स्कूल वन IAS नामक कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। हाल ही में केरल के राज्यपाल द्वारा राज्य के मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तकरीबन 10,000 छात्रों को सिविल सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग, फ्री कोचिंग प्रदान करने हेतु वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ये जो प्रोग्राम है ये जो ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं जो सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्ययन करते हैं उनके लिए है। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो केरल के एक वैदिक एरुडाइट फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी पत्रकारिता, ऑप्शन डी सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसमें आप देख रहे होंगे थे, मतलब ये कि इनका निधन हो चुका है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का अभी 17 जनवरी 2021 को। ये एक संगीतकार थे तो इनका क्षेत्र हो गया संगीत। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी संगीत। तो इनका निधन मुंबई में हुआ है और ये रहने वाले उत्तर प्रदेश के बदायूं के थे, मतलब बदायूं में इनका जन्म हुआ था, जैसे रहते मुंबई में थे। और इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें पद्म विभूषण नामक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि रक्षिता एम्बुलेंस का विकास किसके द्वारा किया गया है? रक्षिता नाम है इस एम्बुलेंस का, इसका भी डेवलपमेंट किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए DRD, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी CRPF, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए DRDO। इसका विकास
जो है रक्षिता एम्बुलेंस का वो डीआरडीओ ने किया है। अगर डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और ये जो किया है ये सीआरपीएफ के लिए किया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए इस एम्बुलेंस का विकास किया है। और ये एक बाइक बेस्ड एम्बुलेंस है। आपने जो अभी तक एम्बुलेंस देखी या सुनी होंगी वो सभी एक 4 व्हीलर व्हीकल होते हैं, लेकिन ये पहले 2 व्हीलर या बाइक बेस्ड एम्बुलेंस है। इसका बनाने का उद्देश्य यही है कि कई भीड़ भाड़ वाली सड़कों और दूर दराज के इलाकों में जहाँ गाड़ी से इमीडिएट पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उस जगह ये बाइक बेस्ड एम्बुलेंस जिसका नाम रक्षिता है ये उपयोग में लाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया जाएगा। ये भारत का पहला है और ये श्रम आंदोलन संग्रहालय, मतलब इसमें जो श्रम आंदोलन जितने भी हुए हैं उनसे संबंधित दस्तावेज़ों को संग्रहित या कलेक्ट किया जाएगा। तो ये कहाँ है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। इनमें से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। और केरल में जल्द ही विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला यह भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय होगा। और इससे क्या है कि यहाँ पे केरल में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, लोग देखने आएंगे जो भी श्रम आंदोलन से संबंधित चीज़ें हैं उनको, और लोगों को जो श्रम आंदोलन है उनको समझने में भी सहायता मिलेगी, स्पेशली जो भारत में श्रम आंदोलन हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? कलरव उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी असम। तो कलरव जो उत्सव है उसका आयोजन बिहार में किया गया है। तो बिहार के एक जमुई ज़िले के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नाम याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नागी नकटी बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य कहें या बर्ड सेंचुरी कहें। तो इसमें इस कलरव जो उत्सव है इसका आयोजन किया गया। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है ये किससे संबंधित है, तो ये पक्षियों से संबंधित है। और अगर बात करें तो बिहार में कुछ इसके साथ ही कुछ अन्य जो पक्षी अभ्यारण्य उनकी भी बात कर लेते हैं। तो बिहार में एक गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य है जो गया ज़िले में है। उसके बाद दूसरा कांवर झील पक्षी विहार है जो बेगूसराय में है। और तीसरा कुशेश्वर आस्थान पक्षी अभ्यारण्य है जो दरभंगा में है। तो इसके साथ साथ आप इनको भी याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी बिहार। और किस बर्ड सेंचुरी में? तो नागी नकटी, नाम भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा है, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। और मैं उन और नाम भी लिख देता हूँ साथ ही, जैसे गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य, या आप शॉर्ट में कर देता हूँ, आप समझ जाना। दूसरा इसके बाद कांवर झील, ये पक्षी विहार है। उसके बाद तीसरा कुशेश्वर, ये पक्षी अभ्यारण्य है। इसको आप पूरा लिख लेना। ये वाला गया में है गौतम बुद्ध, और ये बेगूसराय में। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे चीज़ें आपको साथ के साथ नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्टैटिक पोर्शन भी है, इनसे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी दिया है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए गोवा। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गोवा में। इसको हम बोलते हैं IFFI, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इसका 51वां संस्करण ये आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? गोवा में। और इसका जो फोकस कंट्री है वो अब की बार बांग्लादेश है। ये पूछा जा सकता है, ये भी साथ के साथ ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस बार का जो फोकस कंट्री है वो बांग्लादेश है। और इस बांग्लादेश को चुनने का मकसद ये है कि इसका मेन उद्देश्य है कि जो बांग्लादेश की सिनेमाई उत्कृष्टता और सिनेमा के विकास में बांग्लादेश के योगदान को रेखांकित करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि हाल ही में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन PCRA ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सक्षम 2021, ऑप्शन बी न्यू फ्यूल 2021, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर 2021, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन इसने PCRA ने सक्षम 2021 नामक एक अभियान शुरू किया है। इसका मकसद यही है कि जो भी जीवाश्म ईंधन के कंज्यूमर हैं उनके बीच अवेयरनेस लानी है कि ये किस हिसाब से जो हमारे हेल्थ पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। और इसके साथ ही जो स्वच्छ ईंधन है उसको उपयोग करने के बारे में बढ़ावा देने का भी इसका मकसद है, जिससे कि लोग स्वच्छ ईंधन को अपनाएं। आजकल जैसे स्वच्छ ईंधन में बहुत सारी चीज़ें आ रही, जैसे सोलर एनर्जी की बात करें, उसके साथ ही आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ये सब चीज़ें एक क्लीन फ्यूल के तौर पे देखे जा सकते हैं। हालांकि ये विंड एनर्जी की भी बात चल रही है, पर लेकिन ये चीज़ें थोड़े बहुत छोटे लेवल पे हैं। हालांकि सोलर एनर्जी और ये तो काफ़ी बड़े लेवल पे आ चुकी है, धीरे धीरे इसको बढ़ाया भी जा रहा है और लोग इसको अपना भी रहे हैं। और ये हालांकि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और वैसे भी जो हमारे देश की जो स्थिति है वो एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे वर्ष भर प्रकाश उपलब्ध रहता है, तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने यहाँ पे जो सौर ऊर्जा है उसके विकास करना चाहिए। उसके बाद आपके लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे रोज़ाना की तरह, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसका जो टॉपिक है वो बताया था मैंने, राज्यों का पुनर्गठन, जो कि पॉलिटी का टॉपिक है। तो आप उसी का रिवीजन करके आए होंगे, और जिन्होंने भी नहीं किया तो वो अभी फ़िलहाल कर लेंगे, क्योंकि इससे और भी क्वेश्चन बनेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था सबसे पहला। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो राज्य जो पुनर्गठन आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए फजल अली, ऑप्शन बी पंडित हृदयनाथ, ऑप्शन सी KM पणिक्कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी इसका सही आंसर है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंसंट्रेट ऑन दिस वीडियो, एंड अगेन थैंक्स फॉर सपोर्ट। और जो भी नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जुड़ जाएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उनके लिए जिनके लिए भी है यूज़फुल है, जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं।
उन सब के लिए यूजफुल है। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है MB डिफेंस एकेडमी के नाम से। आप टेलीग्राम पे जाके आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। और साथ ही मैं जो इस टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पे क्लिक करके भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और अगर कुछ भी गलती इस वीडियो में रह जाती है ड्यू टू ह्यूमन एरर, तो हम उस गलती को सुधार कर उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं, तो आप वहाँ पे उसे देख सकते हैं।